बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी होस्ट रुकन काजिम और एक बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी मॉर्निंग के साथ आपको वेलकम करना चाहेंगे शो के अंदर। व्यूअर्स, सर्दियां काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ सर्दी होती है। बट खैर इवन कराची के लोग अब तो बहुत सेटिस्फाइड है क्योंकि शाम के वक्त जो है अच्छा खासा ठंडा मौसम हो जाता है, क्योंकि एज़ यू नो सिंध साइड पे मेरे ख्याल से कुछ 4-6 हफ्ते ही मिलते हैं एक्चुअली मौसम को इंजॉय करने के। बीइंग इन दिसंबर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट खाने की एक चीज़ है जो हमें इन दिनों में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे तो काफ़ी दफ़ा मैं आपको कह चुकी हूँ कि किन्नू का, फ्रूट्स वगैरह का ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सेहत के लिए। विटामिन सी जितनी ज़्यादा हमारे सिस्टम में जाएगी उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ जो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप एडल्ट हैं, मेल है, फीमेल हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सबके लिए बेनिफिशियल है और वो है मछली, यानी कि फ़िश। अब इशू ये है कि हम लोग मछली को अवॉइड करते हैं, सी फूड को अवॉइड करते हैं, जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। पाकिस्तान में सी फूड अवेलेबल होता है, पूरा साल नहीं अवेलेबल होता, लेकिन जिस टाइम पे अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब मैं मछली पे क्यों बात कर रही हूँ? असल में चिकन, बीफ और मटन से बाहर ही नहीं निकलते ना हम लोग। लेकिन अगर हम फ़िश की बात करें तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको सारा दिन गिनाती रहूँगी, वो फ़ायदे फिर भी नहीं ख़त्म होंगे। अब फ़िश के क्या बेनिफिट्स हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। कुछ एक दो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं पहले मैं वो क्लियर कर दूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली को अगर आप आउट ऑफ सीज़न खाते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं, ये होता है वो होता है। अगर फ़िश साफ़ सुथरी और प्रॉपर हो और आपने किसी प्रॉपर ऐसी जगह से ख़रीदी हो जहाँ जिन पे आपको एतबार भी हो और आपको पता है कि वो आपको पुरानी या बासी ख़राब फ़िश नहीं देंगे, तो आप पूरा साल मछली खा सकते हैं। बाहर की दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, लंदन में, हर जगह मछली सारा साल खाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में हम अवॉइड करते हैं। बट सर्दियों में तो हर कोई मानता है कि मछली को खाना चाहिए और स्पेशली रोहू मछली तो बहुत ही डिलिशियस फ़िश है जो हर कोई इंजॉय करता है, और लाहौरी फ्राइड फ़िश के तो क्या कहने। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि बात होती है कि मछली जो है वो अगर दूध या दूध से बनी अज्जा के साथ खा ली जाए तो फुलबेरी हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। दुनिया के किसी कोने में कोई एक ऐसी मखसूस मछली है जिसको अगर दूध के साथ खाया जाए तो रिएक्शन हो सकती है। ये वो वाली बात है कि हम कहें कि हर इंसान को जो है वो पीनट से यानी कि मूंगफली से एलर्जी है। ये एक बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो मछली से फुलबेरी बिल्कुल भी नहीं होती। पूरी दुनिया में आप अगर फ्रेंच फूड को देखें, फ्रांस में जो खाना मिलता है, फ्रेंच फूड के अंदर अक्सर क्रीम का, बटर भी अगर आप देखें, मक्खन भी दूध से ही निकलता है। मक्खन में बनी हुई चीज़ें, क्रीम में बनी हुई चीज़ें, मिल्क बेस्ड चीज़ें, पास्ताज बनते हैं प्रॉन्स और चिकन और फिश के साथ जो क्रीम बेस्ड होते हैं, लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं करता। तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और पुरानी बातें हैं जिनको हम ओल्ड वाइव्स टेल्स भी कहते हैं, हमें उनसे निकल आना चाहिए। अब मछली के क्या फ़वाइद हैं, मैंने बाकायदा एक पूरी लिस्ट बनाई है बेनिफिट्स की आप लोगों के लिए। मछली हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर हार्ट अटैक और पैरालिसिस का लोगों को ख़तरा है, जिनकी फैमिली में हार्ट अटैक का इशू ज़्यादा चलता रहता है, तो फ़िश जो है उसको प्रिवेंट करने में यानी कि आपको उससे बचाने में काम आती है। मछली आपके दिमाग के फंक्शन को बेहतरीन बनाती है। मछली से जिन लोगों को डिप्रेशन का इशू होता है, आप डिप्रेशन का भी इलाज कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन डी में ओमेगा 3, 6 एंड 9 तो अवेलेबल है ही, लेकिन इसके अंदर विटामिन डी की भी बहुत अच्छी मिकदार है। अब विटामिन डी वो विटामिन है जो बड़ी मुश्किल से लोग कहते हैं कि मिलती है। विटामिन डी एक तो आपको सन से मिलती है, अंडे की जर्दी से मिलती है और मछली में भी एक बड़े अच्छे अमाउंट में मिलती है। मछली से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ जाता है। जी हाँ, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा उनका होता है, वो मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाय द वे व्यूअर्स, फ़िश ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मैं जब छोटी होती थी तो कॉड लिवर ऑयल एक सर्टन ब्रांड का मिला करता था और हमारी अम्मी, अब तो खैर कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं, पहले
वो जेल के होते हैं। पहले क्या होता था कि जब आप मछली की फ़िश ऑयल आता था तो वो एक चम्मच से आपको खिलाया जाता था और वो इतना बदजायका होता था कि आज भी मैं सोचती हूँ मेरा मुंह कौड़ा हो जाता है। लेकिन अब बहुत अच्छे जायके के फ़िश ऑयल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उनका इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ मछली से वेट लॉस भी होता है। अगर हेल्दी प्रोटीन की बात करें, और प्रोटीन हम सब की ज़रूरत है, तो हेल्दी प्रोटीन के अंदर फ़िश शामिल है और मछली आँखों के लिए भी बेहतरीन है। मछली की स्किन से लेके उसके जो फ्लैश है उस तक मछली के बहुत से बेनिफिट्स हैं। लोग मछली इसलिए भी अवॉइड कर देते हैं कि भाई उसमें कांटे होंगे। भाई बगैर कांटे की भी फ़िश अवेलेबल है। फ़िश के इतने ज़्यादा फॉर्म्स आर अवेलेबल। पाकिस्तान में अगर बात करें तो रोहू अवेलेबल है, पॉम्फ्रे है, रेड स्नैपर भी अवेलेबल होता है, सामन अवेलेबल होता है, टूना आपको मिल जाता है, आपको कॉड मिल जाती है। उसके अलावा इतनी फ़िश जो है वो अवेलेबल है मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की, अब कि आप उसको ख़रीद सकते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा तो फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपके बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म भी हो जाएंगे और आप उनको होने से पहले ही उनको प्रिवेंट कर जाएंगे। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स से भरी हुई मछली जिसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फ़ैट की अच्छी जो है किस्म इसमें अवेलेबल है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? प्लीज़ मछली का इस्तेमाल करें। और अगर आपने बचपन में मछली नहीं खाई और आपको मछली का टेस्ट नहीं पसंद, तो कम से कम अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और मछली की सबसे अच्छी बात ये कि ऑलमोस्ट फ़ौरन तैयार हो जाती है। आपने अभी फ़िश को पकने के लिए रखा, 10 मिनट के अंदर अंदर मछली पक जाती है। So it's very very beneficial and it is absolutely a brilliant fish to utilize, मतलब a very brilliant kind of source of multivitamins and nutrients जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। आज हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं जिनसे हम बात करेंगे मछली की। और आप सोच रहे होंगे कि मछली पे ही आज क्यों बात हो रही है, क्योंकि व्यूअर्स हर दूसरा बंदा घूम के कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं फ़िश खाती, नहीं नहीं मैं नहीं फ़िश खाता। देखें, फैटनिंग बहुत होती है। ऑब्वियसली अगर आप फ़िश को फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे तो वो फैटनिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको पुलाव के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं या आप फ़िश के साथ सालन बना लेते हैं, फ़िश की ग्रेवी बना लेते हैं। मछली का सालन सफ़ेद चावल के साथ, मुंह में पानी आ गया बात करते करते, इतनी लजीज चीज़ है। और बचपन में हम लोग सबसे ज़्यादा एक तो लाहौरी फ्राइड फ़िश जो बेसन लगा के फ्राई करके तली जाती है वो बहुत इन्जॉय करते थे, और साथ में हम मछली का इस्तेमाल सालन में भी करते थे। तो मछली तो बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से तैयार हो सकती है एंड लाइक आई सेड क्विक तैयार होने वाली चीज़ है। सो ये नहीं है कि आपको घंटों वेट करना पड़ेगा। फ़िश अगर आप अच्छी जगह से लेते हैं, साफ़ सुथरी लेते हैं, तो उस पर आपको को ख़ास खपने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मेरे ख्याल से किचन की तरफ ही बढ़ते हैं और वहाँ पे जाके गुफ्तगू करते हैं शेफ़ कोमल शहाब से कि आज वो क्या बना रही हैं। और आज ऑब्वियसली हम फ़िश की ही कोई रेसिपी बनाएंगे। अगर आप कॉल करके शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम इज़ आर फेसबुक का पेज, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज आप कौन सी फ़िश लेके आई हैं? मैं रोहू लेकर आई हूँ। रोहू लेके आई हैं और ये काफ़ी रेडिली अवेलेबल होती है आजकल। तो आज हम रोहू से बनाएंगे क्या? हम बना रहे हैं फ़िश पुलाव बना रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी इसीलिए कहा कि फ़िश पुलाव भी बनाया जा सकता है। असल में लोग मछली के सालन और फ्राइड मछली से बाहर ही नहीं निकल पाते। और बाय द वे फ़िश से बहुत अच्छे पास्ताज भी तैयार होते हैं। फ़िश के साथ जिस तरह आप ग्रिल्ड चिकन बनाते हैं, आप ग्रिल्ड फ़िश भी बना सकते हैं। क्विक डिलिशियस रेसिपीज़। और मुझे पर्सनली फ़िश का जायका चिकन से तो बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है। सो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। फ़िश पुलाव के लिए हमें फ़िश चाहिए 1 किलो, चावल 1 किलो, प्याज 6 अदद, टमाटर 10 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, दही 1 कप, नमक 1.5 चाय का चम्मच, धरा मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 10 अदद। फ़िश मसाला के लिए सूखा धनिया पिसा हुआ 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, टाटरी आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च आधा खाने का चम्मच। सबसे पहले मछली को धोने से पहले आपने जब मछली लेनी है आपने उसको नमक लगा के आधा घंटा या 1 घंटा लगा कर आपने उसको रखना है। उसके बाद आपने उसको वॉश करना है। उसके बाद जो उसमें से पीसेस हड्डी वाले हैं या जिसका सर होता है, जिसके ऊपर गोश्त कम होता है, उसको आपने एक बोल में डालना है और उसके अंदर पानी 2 कप डालना है। उसकी यखनी असल में निकालनी है क्योंकि पुलाव में यखनी यूज़ होती है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा काली मिर्च डालें, थोड़ी सी लाल मिर्च डालें, थोड़ा सा सूखा
धनिया पाउडर डालें और आप उसको 1.5 से 2 घंटे पकाने के लिए रखते हैं। उसके बाद आपने उसको छान के उसकी यखनी साइड पे रख लेनी है। उसके बाद आपने एक देगची में ऑयल डालना है, अंदाज़न 2 कप। उसके अंदर प्याज डालना है, उसको लाइट ब्राउन करना है। उसके अंदर फिर आपने टमाटर शामिल करने हैं, साथ में हरी मिर्च शामिल करनी है, उसको अच्छे से भूनना है। जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर आपने उसके अंदर सारे जो मसाले हैं वो शामिल करने हैं। मसालों के साथ उसको आपने अच्छे से भूनना है। फिर आपने उसके अंदर दही शामिल करना है। दही शामिल के बाद मिक्स करके आपने उसको ढक के रख देना है 5 से 10 मिनट। जब वो अच्छे से मसाला भून जाएगा फिर आपने उसके अंदर मछली शामिल करनी है। मछली को शामिल करने के बाद आपने उसको मिक्स करना है और उसको फिर ढक के 5 से 10 मिनट में फ़िश जो है वो गल जाती है। जब फ़िश गल जाएगी तो आपने फ़िश को निकाल के प्लेट में रख देना है। फिर उसके अंदर आपने यखनी शामिल करनी है। जितने आपके चावल हैं चावल के हिसाब से आपने यखनी शामिल करनी है। उसके अंदर नमक अपने हिसाब से देख लें आपको कितना नमक डालना है वो डालना है। चावल आपने फिर दम पे रख देने हैं। जब चावल तैयार हो जाएंगे तो आपने डिश अपनी लेनी है, उसमें चावल डालने हैं। जो फ़िश हमने निकाली थी वो ऊपर रखनी है और जो मसाला ये फ़िश मसाला ये सारा तैयार करके ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है उसके। अच्छा, ये इसलिए आपने अलहदा से फ़िश को निकाल लेना है क्योंकि मछली जब पक जाती है आप उसको और एक बार कुकड हो जाती है, जब उसको ओवर कुक करते हैं तो वो गल के ना भुरसी जाती है भी हो जाती है और हाँ थोड़ा सा वो रबर टेक्सचर थोड़ा सा रबरी टेक्सचर भी हो जाता है और टूट भी जाती है, तो वो जाती है। अजीब सा ना कुछ उसका जायका हो जाता है। तो जो चीज़ 10 मिनट लेती है पकने के लिए उसको 10 मिनट के लिए ही पकाएं। अच्छा, मेरे घर में यूजुअली ये होता है कि जब बड़ा पीस होता है ना फिश को तो उसको भून लिया विद द मसाला बिल्कुल हल्का सा, और अच्छा। उसी में फिर राइस और यखनी डाल के उसको कुक होने दिया। ओके। लेकिन फिर बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि वो टूटने वरना का टूट जाता है, खदशा क्योंकि होता है। चावल भी 10 मिनट में पक जाते हैं। बिल्कुल। दे डोंट टेक दैट लॉन्ग आइदर, बट वो बैलेंस ढूंढना जिन लोगों के लिए टफ है, ये सेपरेट ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि जब मसाले डालें इतने ज़्यादा मसाला जात ना डालें कि बच्चे अवॉइड करें, क्योंकि बड़े तो खा ही लेते हैं मछली, बच्चे नहीं खाते। बच्चों को छोटी उम्र पे 1.5-2 साल की उम्र पे अगर कोई उनको एलर्जीज वगैरह नहीं है तभी अगर आप फिश इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी रहता है और उसके सारे जो जायका जो मुंह में आ जाता है ना एक दफ़ा, जब तक आप बच्चे को एक चीज़ टेस्ट नहीं कराएंगे वो 1-2 दफ़ा नहीं ट्राई करेगा, उसको तब तक उस जायके की समझ नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली फिर जो बच्चा सारा बचपन में जिसने फ़िश नहीं खाई वो आगे जाके भी फ़िश क्यों खाएगा। सो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल एंड माइंडफुल कि हम जल्दी बच्चों को मछली, प्रॉन्स, इन वेरियस चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं। खैर, अब मेरे ख्याल से मैंने बतेरी यानी कि बहुत सी बातें कर ली हैं फ़िश से रिलेटेड। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर ज़ैनब कोंदल से, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, कि वो हमें गाइड करें कि फ़िश जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या हम उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले ऑफ कोर्स आपको पता है कि हम डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करते हैं एवरी फ्यू डेज़ इन आवर शो। उनको भी हमने एक ट्रिब्यूट पेश करना है और उनकी टीचिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले वो होगा ब्रेक के बाद, उसके बाद हम फिश पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वेलकम टू गोशाए इकबाल, हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट थिंकर, द ग्रेट फिलोसोफर एंड द ग्रेट लॉयर एंड द ग्रेट पॉलिटिशियन अल्लामा इकबाल। हमारे साथ ज़ैद हुसैन हैं जो खुद एक बेहतरीन एंड रिनाउंड इकबाल स्कॉलर हैं, जनरली भी एक स्कॉलर हैं, डायनामिक पब्लिक स्पीकर हैं और ट्रेनर एंड यूथ एक्टिविस्ट हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस शेर से हमने शुरू किया ये सेगमेंट, उस शेर के बारे में आप क्या कहेंगे? खुदी का जो कॉन्सेप्ट है। जी, ये अल्लामा इकबाल का बहुत मुनफरद और इनकलाबी तसव्वुर है खुदी का, जो उनके पूरे कलाम में मुहित है। हमें जगह जगह अल्लामा इकबाल खुदी पैदा करने का पैगाम दे रहे हैं। ये बड़ा ही मुनफरद और ज़बरदस्त उनका तसव्वुर है। ये उन्होंने उस वक्त दिया जब मुसलमान उस वक्त महकूमी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और महरूमी और मायूसियों की अथाह गहराइयों में गिरते चले जा रहे थे।
तो अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को खुददारी, खुद इन्हसारी का दर्स दिया और उनकी फ़िक्री तंजीम की, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान एक अलग आज़ाद इस्लामी ममलिकत वजूद में आया। तो उन्होंने खुदी का जो तो फ़लसफ़ा दिया है, मैं समझता हूँ वो फरमाते हैं खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। यानी वो इस फ़लसफ़े में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो उसके अंदर अपनी रूह फूंकी, और सिर्फ़ रूह ही नहीं फूंकी बल्कि उसको खुसूसियात अता की। इंसान को इस दुनिया में नायब बनाकर वो तमाम सलाहियतें अता की जिनको हम सिफ़ात ज़िल्ली कह सकते हैं। क़हारियो, गफ़ारियो, कुद्दूसियो, जुबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। वो अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को पहचानने का नाम खुदी है। अपनी ज़ात का इरफान हासिल कर लेना ये खुदी है। जब इंसान अपनी ज़ात की दरियाफ़्त करता है तो उसे ये समझ आती है कि अल्लाह ताला ने उसे किस मकसद के लिए इस जहान में भेजा है। तो वो जब उस मकसद को पा लेता है, उस मकसद के लिए अपनी तमाम उन सलाहियतों को बरूए कार लाता है, और बरूए कार लाते हुए फिर अल्लामा फरमाते हैं ज़मीन आसमां कुर्सी अर्श खुदी की जद में है सारी खुदाई। फिर क्या होता है कि उसकी जद में सारी खुदाई आ जाती है, वो जो चाहता है वो होता जाता है। यानी खुदी एक ऐसा मुकाम है, जब बंदा उस मुकाम पर पहुंच जाता है तो खालिक कायनात उसके इरादों को जान लेता है। वो जो चाहता है वो फिर होना शुरू हो जाता है, कायनात उसके ज़ेरे नगी हो जाती है। ज़मीन व आसमां कुर्सी व अर्श खुदी की जद में है सारी खुदाई तब आती है जब वो खुदी अपनी डेवलप करता है। खुदी जब डेवलप हो जाती है तो वो फिर अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाते हैं, जिससे वो पकड़ता है, जिससे वो बोलता है उसकी ज़ुबान हो जाते हैं, जिससे वो देखता है उसकी आँख हो जाते हैं। फिर तमाम कायनात उसको वो तस्खीर कर लेता है। अच्छा, इंसान अपने अंदर खुदी कैसे पैदा कर सकता है? जी खुदी के अल्लामा ने 3 मराहिल बयान किए हैं। सबसे पहला है इताअत इलाही, पहला कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बैलेंस बनाने के लिए कुछ कानून और ज़ाब्ते वज़ा किए हैं जो कुरान मजीद और अहादीस की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। ये इस कायनात को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए जो अल्लाह ताला ने डिसिप्लिन्स, जो मैनर्स हमें अता किए हैं, जब वो बंदा उनको फॉलो करता है, इताअत इलाही में बसर करना शुरू कर देता है और कोई भी अमल अल्लाह ताला के अहकामात से मुनहरिफ नहीं होता, तो फिर उसे पहला दर्जा खुदी का इताअत इलाही का हासिल होता है। सही। फिर दूसरा स्टेज। दूसरी फिर स्टेज आती है कि वो ज़ब्त नफ्स के मुकाम पर पहुंचता है। फिर जब खुदी पैदा होती है तो इंसान में उसके नफ्स को एक कुव्वत और हरारत मिलती है। अब नफ्स जो है वो अच्छाई का भी मंबा है और बुराई का भी। अब इंसान ने ये करना है कि वो अच्छाई के तमाम ख्वाहिशात पैदा होने वाली उनको अमल करे और बुराई से बचे। जब वो खैर और शर के दरमियान तमीज़ रखना शुरू कर देता है और हमेशा नेकी के कामों पर अमल पैरा होता है, तो फिर उसे ये दूसरा जो ज़ब्त नफ्स का जो मरहला है वो तय करते हुए फिर तीसरे मरहले की तरफ बढ़ता है, जिसको कहते हैं नियाबत इलाही। सही। और यही वो मुकाम है जहाँ वो खुदा का राजदां हो जाता है। वो जो कहते हैं ना, वो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसेंडिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ रीजनिंग। जी बिल्कुल, ट्रांसेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ रीजनिंग। जी खुदी के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, मुकामे रंगो बू का राज पा जा, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। तो जब नियाबत इलाही के मनसब पर इंसान जब पहुँचता है तो यही वो मंजिल थी जहाँ वो पहुँचना चाहता था। फिर कायनात के तमाम है तेरे तसर्रुफ़ में, ये बादल, ये घटाएँ, ये गुंबदे अफलाक, ये खामोश फ़िज़ाएँ, ये कोह, ये सहरा, ये समुंदर, ये हवाएं थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएँ, आईनाए अय्याम में आज अपनी अदा देख, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, न पैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शर्रारे, तामीर खुदी कर असरे आहे रसा देख। फिर जब इंसान तामीर खुदी करता है तो पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शर्रारे, पहुँचेंगे फलक और तामीर खुदी कर असरे आहे रसा देख। तो
अल्लामा ये चाहते हैं कि जब इंसान ये तीसरे मरहले पर पहुंचता है तो फिर कायनात उसके ज़ेरे नगी हो जाती है, वो वाकई हकीकी तौर पे अल्लाह ताला का नायब बन जाता है। बट ये जो खुदी का राजदान हो जा, खुदी का तर्जुमान हो जा, ये इस शेर के पीछे आइडियोलॉजी क्या है? मुझे वो मैं वही आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। जी, जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है ना, तो उसका हमराज बनाया है। वो उसका हमराज था, वो चाहता था कायनात में मेरा कोई नायब हो। उसने तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफ बनाकर भेजा है और उसे अपना मनसब अता किया है, अपनी ज़ाते सिफ़ात जिसको ज़िल्ली सिफ़ात कहते हैं, वो उसका मज़हर बनाकर भेजा है। तो जब इंसान इस कायनात में आया है तो वो जब अपनी खुदी का, अपनी ज़ात का इरफान हासिल करता है तो वो खालिक कायनात के करीब से करीब तर हो जाता है। लेकिन ये मरहले जो हैं क्रॉस करने बहुत कठिन हैं, बहुत मुश्किल हैं, राइट? और मायूसी और नाउमीदी के हवाले से भी बहुत से अशार कहे गए हैं, लिखे गए हैं अलामा के। तो मतलब एक तरफ से कह रहे हैं कि ये सारा कुछ कहो, फिर उसके साथ करो, फिर उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि मायूस भी नहीं होना, नाउमीद भी नहीं होना। तो इंसान पत्थर का तो नहीं होता ना? कैसे वो ये मरहले नाउमीदी और मायूसी के बगैर कैसे ये हो सकता है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ह्यूमन नेचर भी तो है ना, एक नफ्सियात भी तो इंसान की जी, है। अल्लामा फरमाते हैं, मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मेरी सरजिश्त में है पाकी व दरखशानी, तू ए मुसाफिर शब खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। फिर फरमाते हैं खुदी के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, मुकामे रंगो बू का राज पाजा, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के दिल में है, और तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। क्या बात है। तो अल्लामा इकबाल का पैगाम जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें ये तमाम पर्दे हमसे हटना शुरू हो जाते हैं और इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, एक सवाल जो व्यूअर्स का आया है बीच में, मर्द मोमिन के तस्वर के बारे में अगर बताएं। जी, मर्द मोमिन का तस्वुर भी खुदी के साथ मुत्तसिल है। मैंने कहा इसीलिए इसको कनेक्ट कर देती हूँ, वरना हम ये नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लेते क्वेश्चन। जब इंसान अल्लाह ताला का नायब बन जाता है तो वो ही इंसान बन जाता है जिसको अल्लाह ताला यहाँ हमें देखना चाहते हैं, यानी मर्द कामिल, मुकम्मल इंसान बन जाना, जिसका। और मुकम्मल इंसान का मतलब ये नहीं है कि आपने अरबों खरबों कमा लिए और आप किसी के काम नहीं आए और आपका रवैया भी लोगों की तरफ नेगेटिव है, खुदा खौफी तो आपके अंदर एक कतरा नहीं है, आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को नहीं फॉलो करते। ये कामयाबी नहीं होती। हम एक्चुअली कामयाबी को अब मेजर करते हैं सिर्फ पैसे से जी, और इकबाल की सोच इससे कहीं गुना ज्यादा और कहीं गुना वसी थी। जी बिल्कुल, और है जी, क्योंकि उनकी सब बातें हैं। वो तो यहाँ तक फरमाते हैं, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बेशक, यानी जब आप देखते हैं कि कायनात में, दुनिया में चमचमाती गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले और वसाइल देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि आप शायद अपनी खुदी बेच दें। तो इकबाल हमें कहते हैं, सर ये आज के वक्त में बहुत अप्लाई करती है बात, क्योंकि लोग अपनी जात बात हर चीज बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं थोड़े से पैसों के लिए। जी बिल्कुल, ज्यादा भी नहीं, थोड़े से पैसों के लिए। जी, अल्लामा तो कहते हैं, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। क्योंकि इंसान फकीरी में ही अपनी जात को पहचानता है। वाह, जब इंसान वाह, टॉपो टॉप जा रहा होता है ना, तो इंसान को किसी चीज़ की होश नहीं होती। जब आप फकीरी के स्टेज पे पहुंचते हैं, वो गरीबी से भी अगला स्टेज है ना। जी, एक तो गरीब है, एक होता है जो बिल्कुल ही फकीर हो जाता है, जिसको ना कुछ चाहिए होता है ना वो कुछ, वो बस अपनी ही कैपेसिटी में है। वो शख्स असल में अपने आप को पहचान पाता है। वाह वाह वाह, ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही, कि खुदी के आरफों का है मुकाम बादशाही, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आही। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, नौजवानों को
क्या पैगाम देना चाहते हैं? अगेन 60-65% हमारी यूथ है, जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन अगर देखें 60-70% अगर यूथ का एलिमेंट है, तो इस यूथ को क्या पैगाम आज इकबाल देंगे? जी, अल्लामा इकबाल ने जावेद नामा में एक शेर कहा है, नौजवानी रा जो उन्होंने अपने चुबीनम बेटे भी। जावेद जी इकबाल जी के लिए बिल्कुल, लिखा था। जावेद नामा उन्होंने अपने बेटे जावेद जो उस वक्त कमसिन थे, जो नौजवान थे, अल्लामा ने उनको सिंबलाइज करते हुए मिल्लत के तमाम नौजवानों को पैगाम दिया है। और ये उनका शाहकार तरीन कलाम है जावेद नामा, उनका फ़ारसी कलाम बेसिकली है। उन्होंने उन सब नौजवानों को सिर्फ अपने बेटे मुखातिब तो अपने बेटे को किया, लेकिन वो अपने सब बेटे बेटियों को मुखातिब कर रहे हैं जो इस नेशन के यूथ हैं। वाह वाह वाह। कहते हैं नौजवानी रा चुबीनम भी अदब रूज़े मन तारीक मी गरतत चुशब, कि जब मैं किसी नौजवान को आदाब से, एटिकेट से और मैनर से महरूम देखता हूँ तो मेरा दिन जो है वो तारीक रातों से भी ज़्यादा स्याह हो जाता है। बेशक। तो वो चाहते हैं कि नौजवान ज़िंदगी के अरफा आला मकासद को इख्तियार करें। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। वो नौजवानों को चाहते हैं कि वो हरकत व हरारत का दर्स अपनाएं, आगे से आगे बढ़ते जाएं, एक मुकाम पर ना ठहरें, वो एक मंजिल को पा लेने के बाद अगली मंजिल की तरफ चल पड़ें। अगर इस जहान में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो वो खुद क्रिएट करें, खुद इनसारी अपनाएं। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा बाइख्तियार बनाकर भेजा है। आप विजन देखें इकबाल की, व्यूअर्स विजन देखें कि आजकल के ज़माने में यही जो एंटरप्राइजिंग यंग लोग हैं यही कर रहे हैं। अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है हर बंदा, लोगों के पास जॉब मजदूरी नहीं करना चाहते बल्कि खुद एंटरप्रेन्योर बन के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। एंड मैं भी इस बार कुछ अपनी रिसर्च करके आई थी कि कोई सवाल भी आपसे तुक तमीज़ के पूछूं। थैंक यू सो मच सर, Welcome, ब्लेस यू। welcome. तो व्यूअर्स ये था हमारा सेगमेंट कोशा इकबाल, एंड ऑनेस्टली मैं वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हमने ये काविश शुरू की है ऑन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ऑन मॉर्निंग एट होम, बिकॉज इतना कुछ खुद भी सीखने का मौका मिल रहा है, एंड एज अ मदर अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं अपने बच्चों तक मुंतकिल कर सकती हूँ, सिर्फ उस सरफेस लेवल पे नहीं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उस लेवल पे जहाँ पे हमारे स्कॉलर्स और डीप थिंकर्स आके हमें गाइड करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी ब्रेक में मैं इस प्यारी सी लड़की को एक ही बात कह रही थी कि यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट होस्टिंग, वरना एक्टिंग की तरफ तो आओ। लेकिन वही वाली बात है ना, जब आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती करने की। लेकिन मैं क्योंकि इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो मुझे लगता है कि इनको सारे काम करना चाहिए। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे बड़ी आपकी फ़ैन हूँ, इसलिए इस बात को हम रहने देते हैं। होस्टिंग आप करें, आप अच्छी लगती हैं होस्टिंग में। नो बट यू स्पीक वेल माशाल्लाह, एंड आई फील लाइक जो अच्छा बोलते हैं, जो सेंसिबल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, उनको डेफिनेटली इस तरफ आना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले मछली, जब मैं फ़िश कहती हूँ तो एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जहन में क्या आता है? हेल्थ, ब्यूटी। हेल्थ और ब्यूटी इसलिए आता है कि ये एक ऐसा पावर पैक है जो आपकी आंखों के लिए भी बेहतरीन है, बालों के लिए, नज़र के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बेस्ट पार्ट जो है ना वो प्ले कर रहा होता है। और अगर हमने इस एक चीज़ को, एक फूड को अपनी लाइफ में एंटर कर लिया तो जितने भी हमारे मसले हैं ना वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आपके ख्याल से लोग मछली को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते हैं? मुझे तो ये थियरी, मेरी तो ये थियरी है कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप पता नहीं क्यों फ़िश खिलाना अवॉइड करते हैं। जब बचपन में जायका ही नहीं मुंह में डेवलप होता, टेस्ट नहीं डेवलप होता, तो आगे जाके उससे स्मेल भी आती है, बच्चों को पसंद भी नहीं आती। ये मेरी एक थियरी है। और दूसरी बात, मछली से लोग डरते बहुत हैं। अच्छा, लोगों का डरने का मसला जो है ना वो ये ऑलवेज़ रहता है कि जी ये हमारे बच्चे को
पता नहीं कोई बीमारियां हो फुल जाएंगी, बेरी करा फुल बेरी हो देगी, जाएगी, गैस्ट्रो के मसाइल हो जा- जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। फुलबेरी जो होती है वो मछली की एक स्पेसिफिक किस्म से होती है जो कि पाकिस्तान में दूर दूर तक अवेलेबल ही नहीं है। और जो काला रहू या बहुत कभी कभी ट्राउट हम लोग खा लेते हैं, ये बहुत कम अवेलेबल होती है, उससे तो ऐसा मसला होता ही नहीं है। और माओं को जब देखो रो रही होती है, मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, कद नहीं बढ़ रहा, भाई सिर्फ एक फ़िश उसको खिलाना शुरू कर दें और आप देखें उसकी हाइट में विजिबल डिफरेंस विद इन मंथ्स आएगा और आप उसकी हेल्थ को बेहतर होता देखेंगी। एक रिसर्च भी है और इसमें जो है ना, एक मैंने उनका भी पढ़ा, जैसे ये होते हैं ना हकीम टाइप और वो काफ़ी ओल्ड एज के हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं किसी इंसान की शक्ल से देख के बता सकता हूँ कि ये मछली खाता है या नहीं। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि उसके चेहरे पे जो एक ग्लो होगा, उसके सर पे बाल ज़्यादा होंगे, उसकी आंखों की बिनाई अच्छी होगी और उसके चेहरे पे रिंकल्स नहीं होंगे। अच्छा, तो पहले स्किन की बात करते हैं। स्किन को ये क्या फ़ायदे पहुंचाता है और कैसे? इसके अंदर मौजूद होता है विटामिन ई और कोलेजन। हम इतने महंगे सिरम्स लेके लगाते हैं विटामिन ई के और कोलेजन के, ताकि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ सके। जब इलास्टिसिटी बढ़ती है तो हमारी स्किन जो है उसके अंदर रिंकल्स जो पड़ रहे होते हैं, जो छाइयाँ पड़ रही होती हैं, वो बहुत हद तक क्योर होना शुरू हो जाती हैं, बेटर होती है हमारी हेल्थ। तो ये हमारी स्किन में जाता है और उसको इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी ये स्किन जो हमारी खिंची खिंची, ड्राई, रफ और टैंगल्ड रहती है, वो चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि मछली वज़न कम करने में हेल्प करती है। बिल्कुल। तो जो लोग बहुत ज़्यादा तंग है अपने वेट से, मछली उन लोगों के लिए वाकई एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं ना, वो नहीं होते। ये एक लीन मीट यानी कि जिसमें बहुत कम फैट होता है, ये उसमें आती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला हम खुद क्रिएट करते हैं कि हम मछली के ऊपर बहुत सारा मसाला, बेसन लगा के उसको डीप ऑयल में फ्राई करके फिर खाते हैं। तो वो जिसने वज़न कम करना था, वो ये डीप ऑयल फ्राइड फ़िश जो है वो वज़न बढ़ाएगी। उसी फिश को, चाहे रोहू को ही, सारे मसाला जात लगाएं, बस बेसन ना लगाएं। Exactly. बेसन के अलावा सारे मसाला जात लगा के उसको आप अवन में बेक कर दें। या अपने डबल बॉयलर बना के, जिनके पास अवन नहीं है, जो लोग, जिन लोगों को पता है कि आप बेकिंग भी कर सकते हैं पतीले के अंदर, उसी तरीके से फिश को भी फिश को बेक कर पका लें। लें। ट्रू। बहुत मज़े की वही जायका। बेसिकली हम मछली ज़्यादा उस पकौड़े वाले कोटिंग के लिए खाना चाहते उसके हैं। लिए खाते हैं। ट्रू। क्योंकि हमें जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। वो हर किसी को करती हैं। लेकिन आप ये देखें, हम फ़िश को भी हेल्दी वे में भी मज़ेदार बना सकते हैं। आप उसको बेक करें, ग्रिल करें, उसको बॉईल कर लें, उसका सालन बना लें और आप उसको हर वे में खाएं। अब देखिए ना, हम फिश पुलाव बना रहे हैं किचन में। Exactly, अब हाँ। फिश पुलाव वैसे ही घर में बड़ा रेगुलर बनता है, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। आप फिश की बिरयानी भी बना सकते फिश हैं। की बिरयानी, और इसकी तो स्मेल इतनी, मतलब खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, तो ये खाने में कितनी टेस्टी होगी। और अगर हम बच्चों को बचपन से ही लगाएं, वीक में कम से कम 2 से 3 बार बड़ों को खानी चाहिए और बच्चों को 3 से 4 बार हमें देनी चाहिए, ताकि उनकी जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी गैस्ट्रो के मसले आ रहे होते हैं, हम कहते हैं बहुत आसानी से कहते हैं कि फ़िश से आते हैं। फ़िश से ऐसा कोई मसला नहीं होता, बल्कि आपके इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है, आपके कह लें कि फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये उसको भी सॉर्ट आउट करता है। फिश एंटी एजिंग में कैसे हेल्प करती है? एंटी एजिंग में इस तरह से हेल्प करती है कि इसके अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, जिनको हम कहते हैं ओमेगा 3 जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी फैट्स हैं। और हेल्दी फ़ैट की हमें ऑलवेज़ ज़रूरत होती है। अगर हम हेल्दी फ़ैट नहीं लेते, तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो स्किनी तो बहुत होते हैं लेकिन वो बुरे लग रहे होते हैं, मतलब उनकी स्किन बहुत साथ लगी हुई और ड्राइड बहुत सारी लग रही होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में फ़ैट जो होता है हेल्दी, वो भी मिसिंग होता है। अगर हम फ़िश को हेल्दी फ़ैट के तौर पे लेते हैं और खाते हैं इसको, तो ये हमारी बॉडी में जाके जो एक्स्ट्रा फ़ैट होता है उसको निकालना शुरू कर देती है और रिप्लेस करती है हेल्दी फ़ैट से, जिससे हमारी स्किन जो है उसकी लाइंस और तो रिंकल्स एंटी एजिंग में बहुत हेल्प करती है। और इवन फ़िश के बारे में तो ये रिसर्चेस भी हैं कि अगर आपके फेस पे छाइयाँ पड़ गई हैं, रिंकल्स पड़ गए हैं, आप 40 प्लस क्रॉस कर चुके हो, डेली बेसिस पे आप फिर भी अगर फ़िश का इस्तेमाल करते हो, तो आप यंग लुकिंग अपनी स्किन को एक वो टोन जो है वो दे यानी सकते कि आप हो। रिवर्स कर सकते हो इफेक्ट्स को। Yes. मतलब या कम से कम उनको रोक तो सकते हो। इतनी महंगी चीज़ें, जाके सर्जरियाँ करा रहे होते हैं, ये करा रहे होते हैं, वो करा रहे होते हैं, बेहतर
ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन की तरफ पता नहीं हम क्यों नहीं जाते। अच्छा ये बताइए, विंटर में ही सिर्फ खानी चाहिए? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर्दियों के अलावा कोई मछली खाना ही नहीं चाहता। हमारे यहाँ बेसिक मसला ये है कि फ़िश जो है उसकी अवेलेबिलिटी ही सिर्फ विंटर्स में होती है। अगर हम समर्स की बात करेंगे, समर में हमारे पास फ़िश कहीं पे अवेलेबल ही नहीं होती। पहली बात ये कि सर्दियाँ गर्मियाँ आप फ़िश खा सकते हो, फ़िश का सेम इफ़ेक्ट रहता है, फ़िश कोई गर्म नहीं होती, आपको इससे कोई ब्लड प्रेशर, कोई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, दिल के मसले नहीं होते, बल्कि फ़िश जो है वो इन मसलों को ठीक करती है और कंट्रोल करती है। अगर कोई बंदा है उसका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड रहता है तो वो उसको टैकल करती है, ख़त्म करती है, नॉर्मलाइज करती है। अब सर्दियों में हमारे पास फ़िश आम मार्केट में भी अवेलेबल होती है, सुपरमार्केट्स में भी अवेलेबल होती है, हम घर ला के उसको फ्रेश बना के खा लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि आप गर्मियों में जून जुलाई में फ़िश खाएं तो वो या तो हमें जनवरी से स्टोर करनी पड़ेगी जून जुलाई तक, तो वो फ्रीज़ हो के उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे ख़त्म हो चुके होंगे। क्या इम्पोर्टेड को भी आप नहीं रेकमेंड करती हैं? मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, आप उसको खा सकते हैं, लेकिन आम रूटीन में हम लोगों को इसलिए नहीं कहते क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू यानी अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है। फिश की तासीर किस जुमरे में? अव्वल तो आई नो कि न्यूट्रिशनिस्ट का नहीं और मानते। फूड टेक्नोलॉजिस्ट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है तासीरों से, लेकिन Exactly. क्योंकि लोग कहते हैं कि उसकी तासीर बड़ी गर्म होती है। अच्छा, हर बॉडी की अपनी तासीर होती है। आपकी बॉडी है, हो सकता है आपकी बॉडी की तासीर गर्म हो, मेरी की ठंडी हो। आप जो खाना खा रही हैं उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे डिफरेंट हो, मेरी बॉडी पे डिफरेंट हो। आप जो फ़िश आपने और मैंने हो सकता है इकट्ठे बैठ के खाई है, वो आपकी बॉडी में जाके ज़्यादा गर्मी दे क्योंकि आपकी बॉडी ने हीट ज़्यादा प्रिजर्व की। मछली की गर्मी नहीं है, आपके जिस्म की गर्मी है, उसने हीट को ज़्यादा प्रिजर्व कर लिया है और मेरी बॉडी ने उसको लेट गो किया है, उसको जाने दिया है, तो मेरे लिए वो गर्म नहीं है। इसलिए फ़िश गर्म नहीं है। आप अपनी बॉडी को, अपने ब्लड सेल्स को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करें ताकि आप जो है उसकी तासीर को समझ सकें। अब अगर आप कहें कि आप एक टाइम पे बैठ के 1 से 1.5 किलो फ़िश जो है वो खाएं, तो 1 से 1.5 किलो फ़िश जो और है वो भी फ्राई फिश खाएं, लॉरीफाइड फिश खाएं, तो फिर तो मतलब एक अच्छे भले ठंडे तासीर वाले बंदे का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसका तो भी हो जाएगा। एग्जैक्टली हमारा ब्लड प्रेशर फ़िश से हाई क्यों होता है? इसके मेन रीज़न सबसे पहला ये है, हमने उसको मसाले, नमक बहुत ज़्यादा लगाया अच्छा, हुआ बाहर होता के मुल्क में मछली रेकमेंड की जाती है अगर आपको ब्लड प्रेशर का Exactly. इशू है कि आप फिश जरूर इस्तेमाल करें ग्रिल्ड या स्टीम्ड। हम क्या करते हैं, उसको लेप के फ्राई कर करके उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू का बेड़ा गर्क कर देते वो हैं। भी करते हैं और उसके साथ हम बहुत ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि हम फ़िश की तासीर को गर्म कर रहे हैं। भाई खुदा का वास्ता है, उसकी तासीर पे उससे कितना कोई खुदा असर का नहीं वास्ता, पड़ता। बंदा बान, मछली का दुश्मन ना बान। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट दो तीन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक तो क्लैरिटी। देखिए, विटामिन डी की मिकदार काफ़ी अच्छी होती है मछली के अंदर, राइट? यस। आप लोग कहते हैं कि अगर मछली और दूध से बनी हुई अज्जा साथ खाएंगे तो आपको फुलबेरी हो जाएगी। ठीक तो है। अल्लाह ताला ने फिर क्यों विटामिन डी इतनी मछली में डाली है? और फिर आप अगर उसको अगर दूध वाली अज्जा के साथ खाएंगे तो वो दूध वाली अज्जा की भी अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के कैल्शियम, साथ या। इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन होता है। तो ये थियरीज अल्लाह मियाँ की नहीं, हमारी हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें विटामिन डी की बात करते हैं। फ़िश जो है वो वाहिद उन फूड्स में से है जिसमें विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो है वो फाइनली आप अपनी बॉडी में करवा सकते हो अगर वो ठीक तरह से कुक हुई हुई हो। प्रॉब्लम फिर वहीं कुकिंग मेथड पे जाएगा। अगर कुक आपने ठीक की हुई हो तो विटामिन डी से आप इसको बहुत अच्छी बॉडी में एब्जॉर्ब करा सकते हो। सेकंड चीज़, जैसे मैंने पहले कहा, काला रहू जो मछली हमारे पास मिलती है उसका दूध से फूलबेरी होने का कोई चांसेस नहीं है। आप इस मछली के साथ दही का, लस्सी का, दूध का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं असल में होगी। अक्सर लोग ना फ्राइड फिश खाते हैं, हाँ। उसके साथ फिर उसको अवॉइड इसलिए करते हैं, कहते हैं कि हमें Heavy. बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता है। आप उसके साथ अगर थोड़ी सी लस्सी का इस्तेमाल करेंगे या Exactly. दही के साथ भी उस फिश को खा लेंगे तो कम से कम वो जो जलन वाला एलिमेंट होता है वो खत्म थोड़ा हो जाएगा। कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अगेन एक कंसर्न ये होता है कि कहीं बीमार ना हो जाए। अच्छा, फ़िश का सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि हम एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ बहुत जल्दी जाना शुरू हो जाते हैं। हम उसको खाते भी हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लेते हैं। अगर हम खाली फ़िश ही डेली बेसिस पे खाएं तो हम अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बगैर किसी भी मेडिसिन। अच्छा, अभी आप बड़ों की तरफ गई हैं, मैं पहले बच्चों की बात Okay. करना चाहती हूँ। किस उम्र पे मछली खिलाना सेफ है?
आपका बच्चा 1 साल से ऊपर जब हो जाए, आप उसको मछली बिल्कुल खिला सकते हैं। कांटे खुद निकाल के उसको छोटे छोटे पीसेस में मैश करके दें, किसी भी खाने में मिक्स करके दे दें। अगर वो मछली, जाहिर है वो पहले दिन ही मछली को नहीं अडॉप्ट करेगा, क्योंकि उससे आपने पहले या तो चिकन खिलाया हुआ होगा, आलू सब्जियां या मटन बीफ खिलाया हुआ होगा, वो नहीं खाएगा। आप उसको छोटे छोटे रेशे करके चिकन के साथ मिक्स करके खिलाएं। आप फिश के सैंडविचेस या बना चावल सकते के हैं, अंदर मिक्स करके चावल खिलाएं, में जिस मिक्स तरह कर मैं दें। अब बेटी को मुर्गी का सालन देती हूँ कि वो जो होता है ना, सिर्फ ये आप वो हाँ। वेस्टर्न खाने खिला खिला के बच्चों की आदत ऐसी खराब करते हैं, फिर वो खाते ही नहीं है खाते नॉर्मल नहीं खाने। हैं, true। अच्छा, तो ये तो बच्चे को 1 साल की उम्र के बाद आप फिश खिला सकते हैं। बिल्कुल। फिश ऑयल के बारे में आपकी क्या राय है? अब जैसे कि मैं अपनी बेटी नूर बानो को देती थी फिश ऑयल जो आता ठीक है है। हमारा कॉड लिवर जी, ऑयल जो जी। होता है, उसके भी अब मुख्तलिफ जायके आने शुरू हो गए हैं, तो वो फिर भी काबिल बर्दाश्त होती है बिल्कुल। कंज्यूम करना। हम लोग ख़वातीन मर्द अगर कैप्सूल ले लें फिश ऑयल की या बच्चों को चम्मच से पिला दें, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर फॉर एग्जांपल फ़िश अवेलेबल नहीं है, पूरा साल तो वैसे ही नहीं होती अवेलेबल। नहीं होती। अच्छा, फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल्स हैं ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं, उनको हमें लेना चाहिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। लेकिन अगर आप एक वेट लॉस जर्नी पे जाते हो, तो उस टाइम पे आपको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं, वैसे तो डेली लेने नहीं चाहिए, ऑल्टरनेट डेज पे या तो लें या वीक में 2 दिन रख लें, उस पे लें। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज ये है कि क्या जिस उस चीज़ फिश को ऑयल से मछली के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे हमें? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। कुछ हद तक मिल सकते हैं, लेकिन सारे तो ऑफ कोर्स नहीं आ सकते, क्योंकि बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है फिश ऑयल के कैप्सूल्स जो हैं। लेकिन खाना चाहिए फिश। एग्जैक्टली, ये वही बात है। फ्रूट खाएं या फ्रूट का जूस पिएं, फ्रूट खाएं, तो ड्राई मछली फ्रूट खाएं खाएं, ताकि फाइबर भी जाए, मछली खाएं या फिश ऑयल के कैप्सूल्स यानी कि मछली ही मछली खाएं। खाएं। एग्जैक्टली अच्छा, ये बताइए, अब आप जो बात करी थी डिप्रेशन वगैरह की बड़ों में, एग्जैक्टली। किन किन मसाइल को ये हल करती है? अच्छा, डिप्रेशन मैंने देखा है बड़ों की बजाय जिनकी आजकल याददाश्त खराब बच्चों होती में, है, उनको भी उनके recommend लिए- करते हैं मछली। उनको भी बहुत अच्छी होती है। आईसाइट खराब हो, आईसाइट के लिए बहुत, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उन्हें नींद भी नहीं आ रही होती, अगर आप डेली बेसिस पे फ़िश खाओ तो आपको नींद एक प्रॉपर तरीके से आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं बात ये कर रही थी कि बड़ों से ज़्यादा मैंने डिप्रेशन अब बच्चों में देखना शुरू किया है। बच्चों में डिप्रेशन के रीजंस क्या हैं? माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। माँ बाप दूसरे बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम्हारा क्लास फेलो बहुत। प्लीज़ ये चीज़ जो है अपने बच्चों में एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना, वो ख़त्म ना करें। एग्जैक्टली, जब कंपैरिजन आता है ना, आप किसी के साथ भी उसको कंपेयर करते हो, तो वो पहले ही डिप्रेशन में जाता है और ज़िंदगी उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। फाइनली फिश से रिलेटेड क्या पैगाम देना चाहोगी हमारे व्यूअर्स को? फ़िश जो है वो जितना टाइम भी अवेलेबल होती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो 2 से 3 महीने अवेलेबल होती है, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें। भरपूर से मेरा मुराद ये है कि मैक्सिमम 150 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स लें, इससे ज़्यादा एक टाइम पे ना ली जाए, और हफ्ते में 3 से 4 बार कम अज़ कम ज़रूर इस्तेमाल कर लें, ताकि आप पूरे साल के लिए उसके बेनिफिट्स ले सकें और एक अपनी स्किन को हेल्दी कर लें, यंग लगना शुरू हो जाएं, ताकि आप क्रीम्स एंटी एजिंग छोड़ के फ़िश खाएं, ताकि आप हेल्दी और ख़ूबसूरत लग सकें। याद रखिएगा व्यूअर्स, आप स्किन पे कुछ भी लगा लें, आप एक्सटर्नली कोई भी चीज़ कर लें, जब तक आपकी अंदरूनी सेहत जो है वो बरकरार नहीं रहेगी, आप मेंटली जो है वो जो कहते हैं ना कि एक मेंटल हेल्थ भी आपकी ठीक है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी आपकी ठीक है, ये सब चीज़ें जब ठीक होती हैं तो तब आपकी बॉडी भी Outer ग्लो भी, करती है, आपका चेहरा भी ग्लो करता है, आपका वेट भी कंट्रोल में आ जाता है, आपके बाल जो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे वो गिरने रुक जाते हैं, नए बाल, ये सारी चीज़ें जो हैं तभी होंगी जब हम अपनी इंटरनल हेल्थ को ठीक करेंगे। कंपनियों ने, ब्रांड्स ने तो कहना है कि ये चीज़ खरीदो आप खूबसूरत हो जाओगे, लेकिन वी हैव टू बी सेंसिबल। इंटरनल हेल्थ को देखें, एक्सटर्नल खुद ही खूबसूरत हो जाएगा, जैसे कि हमारी बहुत ही प्यारी सी ज़ैनब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे। बहुत ही अमेजिंग हमारी ऑल स्टार एक पैनल ऑफ ब्यूटीफुल गेस्ट है, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। क्या बात
बात है व्यूअर्स, द ब्रिलियंट सायरा ताहिर एंड अहमद Thank नवाज, you so आइए much. आइए बैठिए, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, A1 एक तो दोनों का ये पहला डुएट तो नहीं है, एक तो टप्पो का भी डुएट आप लोगों ने किया था, Exactly. जी बिल्कुल। ये सेकंड डुएट है और अब लोगों ने यानी कि पहली वाली डुएट की जोड़ी चल पड़ी। जी एग्जैक्टली और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उसको रिस्पांस आया। 2.8 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो माशाल्लाह। जो टप्पे की वीडियो है। सोचा फिर हम लोगों ने कि ये हमारा पुराना एक रिवायती गाना है तो इसको एक कोलैबोरेशन करके कुछ इसको नया म्यूजिक के साथ कुछ किया जाए, तो वो हम लोगों ने किया और वो बहुत बड़ा ही लोगों को पसंद आया। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट Exactly, टू बिल्कुल। द ओरिजिनल जी, exactly, आर्टिस्ट। बिल्कुल। और बात ये कि व्यूअर्स, इन दोनों की जो सबसे अच्छी बात है कि जब ये लोग ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो कहते हैं कि हमने ट्रिब्यूट पेश किया है, जो कहते हैं ना लोग ओन कर लेते हैं किसी और हाँ, की चीज़ को, बिल्कुल। तो ये एक ट्रिब्यूट है जो हमारे सीनियर्स को जी, पेश बिल्कुल। किया गया है ऐसे ही। एंड ऑब्वियसली उन्हीं के शैडो के अंदर तो हम लोगों ने रह ग्रो के। करना है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते वैसे मुश्किल ही है कि किसी को ना पता हो कि सायरा ताहिर कौन है, बट बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड सिंगर हैं। उसके साथ साथ इन्होंने मास्टर्स इन म्यूज़िक एट पंजाब यूनिवर्सिटी किया है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और मैडम जी पे स्पेशली इन्होंने अपना थीसिस किया था। जी बिल्कुल। राइट जी। मैडम नूरजहान पे। देन अहमद नवाज, एक बहुत बड़े बाप का एक इंटरेस्टिंग सा बेटा, क्योंकि इनके अब्बा तो मेरे भाई हैं और मेरा उनसे बहुत ही लाड है, तो जब भी मुझे मिलता है तो कहता है फुफ्फो मामा, मैं कहती हूँ अपनी हालत देख, को अपने आप को देख, मैं मामा के अंदर लोग ही परेशान हो जाते रहे। बट बहुत ही हमारा प्यारा और लाडला एक्टर, कॉमेडियन एंड सिंगर अहमद नवाज हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आजकल मसरूफियात क्या हैं, क्योंकि आपको पता है दिसंबर एक बड़ा हैवी टाइम होता है, आप लोग बिजी बहुत होते हो, व्हाट्स गोइंग ऑन? बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोग्राम्स को लेके, शोज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सिटी भी और आउट ऑफ सिटी भी। ऑब्वियसली आपको तो 25 दिसंबर एंड स्पेशली जो न्यू ईयर के हवाले से कुछ हमारी होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो वो भी ऑन वे हैं, मतलब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज, स्कूल और चैनल्स के शोज़ वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पैक जा रहा है काम। क्या बात? और ख़ास तौर पे मैडम जुगन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सायरा और जो मेरी आपस की एक जोड़ी, एक कोलैबोरेशन है, वो बड़ा लोग ने ये इसको हुई बड़ा कैसे कोलैबोरेशन बाय द वे, बिकॉज़ यू आर टू कंप्लीटली पर्सनालिटीज भी दोनों की बिल्कुल फर्क है। एग्जैक्टली बेसिकली जब हम लोगों ने टप्पे की वीडियो अपलोड की तो उसको एक अच्छा इम्पैक्ट मिला, अच्छा रिस्पांस मिला, तो लोगों ने कहा कि यार शादी में कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े ऐसा होना चाहिए कि आपस में लड़कियां और लड़के जो है ना वो आपस में जो है वो करें एक दूसरे के साथ तंज़ो मज़ा, तो वो बड़ा लोगों ने पसंद किया। तो फिर आपस में हम लोगों ने कॉलेज के बड़े शोज़ किए, स्कूल के शो किए, फिर उसके अलावा जो है शादियों की जो फंक्शन है वो हम लोगों ने इकट्ठे अटेंड करते हैं, जो क्योंकि वेल शेल मैंने उठानी होती है तो भुक्खा ही रहेगा, सारी जिंदगी भुक्खा रहेगा। अच्छा ये सच भी बताइए, बता रहा है ना साथ। अच्छा एक जो सवाल मेरे जहन में, जब भी मैं हम लोग बात करते हैं तो हम हमेशा करंट आपके करियर की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैडम जी ही क्यों? ऑब्वियसली मैडम नूरजहान एक इंस्टीट्यूशन इन हर सेल्फ। बिल्कुल जुगन, ये आपने मेरे ख्याल से मेरी बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि मैंने जब म्यूज़िक पे डिग्री मैंने की तो मुझे और डिग्री बहुत करना सारे क्यों ज़रूरी समझा म्यूजिक? बिल्कुल डिग्री करना इसलिए ज़रूरी समझा कि हमारे अभी जितने भी लोग अभी तक सिंगर्स बने, क्योंकि उस दौर में तो डिग्री या बाकायदा इस तरह की कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं थी कि आप म्यूज़िक को सीख के आते। एक प्राइवेट अकेडमीज़ या वही उस्तादी शागिर्दी का एक सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त तो उस दौर में नहीं था। लेकिन अब मुझे ये लगा कि अगर मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना है या मुझे इसमें रहना है या मुझे अपने आप को प्रूव कराना है, तो अब मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं इसको पढ़ूँ, इसको समझूं, इसको देखूं, क्योंकि ये काम है जिस प्रैक्टिकल क्राफ्ट को आपने सारी जिंदगी करना है, अगर आप उस पे Exactly. तालीम ही नहीं हासिल करेंगे तो फिर आपकी सिंसियरिटी नहीं तो है वो ना। जब ईस्ट का वेस्टर्न म्यूज़िक पढ़ा, ईस्ट का पढ़ा, फिर प्रैक्टिकल वो किया सारा मामला, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं। और मैं समझती हूँ कि आज के प्रेजेंट इस टाइम में मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं एक डिग्री होल्डर सिंगर हूँ माशाल्लाह। और फिर ये कि मैडम पे थीसिस करना मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा टास्क बहुत है, बड़ी बहुत बड़ा जिम्मेदारी महाज थी है। कि आप एक ऐसी शख्सियत को चूज कर रहे हैं जो आपने एक इदारा है। कूजे में दरिया को बंद करना है, बिकॉज आप थीसिस मुश्किल उन पे काम कर रहे है। हैं, तो कहाँ से आप इतनी इन्फॉर्मेशन उनके Information। फैशन पे बात कर लें, उनकी ब्यूटी पे बात कर लें। बल्कि आपको पता है कि ये अभी 23 दिसंबर को उनकी बिल्कुल हाँ जी बरसी है और उस बरसी हवाले है। से बड़े मैंने जब ये थीसिस किया तो मुझे सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप इतना मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाएंगी, या वो लोग नहीं है जिनसे आप बातचीत कर सकती हैं, जिनके साथ मैडम ने काम किया। लेकिन मुझे मेरे पता नहीं वो नियत हमारे का पीटीवी कुछ के फरूक हाँ, बशीर साहब एक institution बशीर साहब से में बिल्कुल। और मुझे इतना अच्छा मटेरियल मिला और मुझे लोगों ने इतना ज़्यादा गाइड किया एक कि बात वो बताऊं, हमारे पीएम साहब जो हैं जी। कैसर शरीफ,
आप उनसे भी अगर बात करें तो वो आपको ऐसी ऐसी बातें चीज़ें बता बता सकते सकते हैं हैं। जो उनके वक्त, उनके पैदा होने से पहले की पहले भी की बातें हैं। हों, बट ही नोज। बिल्कुल जो इंटरेस्ट रखते हैं मैडम जी में उनको पता वो है बिल्कुल। तो मैंने जब किया तो मुझे उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, और अभी भी हमारी अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी की म्यूज़िक लाइब्रेरी में भी, और बल्कि एक शो में प्राइवेट भी, मुझे ये पता चला कि लोगों को इतना, लोगों ने इस चीज़ पे मुझे अप्रिशिएट किया है कि मतलब मैडम नूर जहाँ पे थीसिस करना और फिर उसको आप बजाय के रख बना के करके आप उसको रखते नहीं, मैं अपना खुद मैं बताती हूँ, और मुझे इस पे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है कि भाई मैंने थीसिस किया और उस पर मैडम का जो मुझे के हवाले से जो रिस्पांस आता है, तो मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है। एग्जैक्टली अच्छा, आपने भी अपनी पूरी पढ़ाई मुकम्मल करके इस तरफ निकले हैं जी music की बिल्कुल। तरफ। मैंने जो है डबल MA किया म्यूज़िक के अंदर। पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया था या फेल हो गए थे? पहला गलत हो गया था तो फेल हो गए थे आप? जी फेल हो गया था। तो इस वजह से ना वो फिर क्योंकि मैं एज अ बैंकर, आपको पता है कि मैं बैंकिंग भी कर रहा था और इसके साथ साथ फिर जो है वो अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट किया, एज अ ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद फिर मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, ताकि क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से आप पढ़े भी हों और आपको आगे पता होना चाहिए कि मुझे किस डगर में काम करना है और क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। जो लोगों के पास नॉलेज नहीं होता वो समझते हैं कि यार हम लोग शायद रात को गाना करें और वो सुबह हिट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो, ऐसे स्टार नहीं बनते, ऐसे लोग नहीं बनते। एक्चुअली जो कॉमेडियंस की स्पेशली बात की जाती है, म्यूज़िक की बात की जाती है, तो लोगों के जहन में एक ही बात आती है कि भाई इनको ये तो पढ़े लिखे नहीं होंगे या इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जबकि पहली जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन इस तरफ आई है, उनके पेरेंट्स का फोकस यही था कि पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल Exactly, करो, बिल्कुल फिर जो ऐसे, मर्जी बिल्कुल करना ऐसे, करो। बिल्कुल ऐसे। एंड व्यूअर्स से बात करने का भी रीज़न यही है कि देखें, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे आप कॉमेडियन हैं, चाहे आप मॉडल हैं, आप मीडिया में कोई भी काम करना चाहते हैं, तालीम मुकम्मल करके आएँ ताकि उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आप रीप कर सकें। हो सकता है कि आप बहुत बड़े स्टार बन जाएं, लेकिन ये भी तो एक चांस है ना कि शायद आपको आवाम ना एक्सेप्ट करे, फिर क्या। खैर, यहाँ पे एक छोटी सी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बहुत ही ब्रिलियंट बाप का ब्रिलियंट बेटा हमें ज्वाइन करने जा रहा है, और आज मैं कॉमेडी के बारे में सीरियस गुफ्तगू करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि चार्ली चैपलिन ने कहा था, कॉमेडी इज़ वेरी सीरियस बिजनेस। लेकिन क्या हम लोग कॉमेडियंस को उतना सीरियसली लेते हैं और उनको वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं? जो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, हमें भी तो उनको उसी लेवल की या शायद उससे बढ़ के रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके वालिद ने लेजेंड के लेवल पे काम किया और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, रिगार्ड और फेम मिली। फिर उस जर्नी को आगे लेके कंटिन्यू करना उनके बेटे होने के नाते ये एक आसान काम नहीं है, और आप इनको हमेशा लोगों को हंसाते हुए, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हुए देखते हैं। लेकिन मैं आज इनसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने बड़े बाप का बेटा होना क्या आसान काम है या मुश्किल काम? बिकॉज़ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि कम आसानियाँ पैदा होती हैं या मुश्किलात, ये हम लोग नहीं जानते, हम सिर्फ कंपैरिजन ही करते रहते हैं एज व्यूअर्स। सो मैं बात कर रही हूँ एक ब्रिलियंट एक्टर एंड इक्वली ब्रिलियंट कॉमेडियन हनी अलबेला साहब की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताएं, हनी क्यों? हमारे माशरे में हनी अंग्रेजी ना है गए ते अलबेला देसी ना है गए ते हनी अलबेला कैंज हो गया? हमारा माशरा जितना चिड़चिड़ा हो चुका है और अजीबोगरीब सा हो चुका है, उसमें हनी की हमेशा ज़रूरत रहती है, मिठास की। मिठास की। और क्योंकि ये पता ही नहीं किसी को कि मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने कहाँ जाना है और मैं कहाँ जा सकता हूँ, और बस वो उस मामले में थोड़ा थोड़ा गाए बगाए खुशबुएँ और मिठासें और मोहब्बतें वो तकसीम करते रहने चाहिए हमेशा। अच्छा हनी जी, क्या आपको इजाज़त लेनी पड़ी थी इस फील्ड में आने की या बस एक नेचुरल एंट्री हो गई?
नहीं, इजाज़त तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली क्योंकि तो वो क्या सिलसिला था सारा? वो क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सा और बाकी बड़ा सीरियस सा काम है। कॉमेडी जो है ना, बल्कि कोई भी शोबा, उसमें आपका खून लगता है, आपका टाइम लगता है और बाज़ औक़ात आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है बिल्कुल। एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो कोई ख़ास को अल्लाह पाक की किसी पे रहमत हो, माँ बाप की दुआएं हो, तो बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना कोई भी टारगेट जो है उसको अचीव करते हैं। तो मेरे ख़्याल में मैंने जब इस ख्वाहिश का इजहार किया तो पहले मुझे बहुत अजीबोगरीब मामला देखने पड़े, बहुत कुछ। क्या मामला आते? आई वांट टू नो बिकॉज यू सी हर कोई हनी अलबेला को एज अ लाफिंग जोकिंग पर्सनालिटी देखते हैं। दे डोंट रियलाइज कि हनी अलबेला बनने के लिए एक पूरी जर्नी आपने जो है उससे गुजरे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। मैं बहुत शाय था, यानी कि कैमरा शाय, ऑडियंस शाय, बड़ा यानी को कहते हैं ना जी उस अनकंफर्टेबल। हाँ, बहुत ज़्यादा। शादियां ब्याह में भी किधरे जाना नुक्कड़ कहीं ते ਐਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਨਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੁਕ ਰਿਹਾ है। स्वीट मैं तैयार थी और वो कह रहे कि हुन लुक रहे हैं। लेकिन वो वक्त ने एक ऐसा पलटा मारा। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ तो कि मेरी सिम चेंज हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो मैं था। वालिद साहब की डेथ के बाद 2004 के बाद मेरी सिम चेंज हुई है। मैंने अपने आप में बहुत सी चेंजिंग्स। पर 2004 तक क्या होता रहा? स्ट्रगल, भाग दौड़, छुप छुप के मैं काम करता था। और जब अब्बू को पता चला तो उन्होंने मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल है काम, तो देख ले, सोच ले। अच्छा। वो क्योंकि असल में मेरे सामने जो उस वक्त हैदर सुल्तान आ चुके थे और फैसल मुनव्वर ज़रीफ़ आ चुके थे और आदिल मुराद आ चुके थे। तो जब इन लोगों को मैंने देखा ना तो एक ख्वाहिश सी पैदा हुई। मैंने कहा यार सबके बच्चे तो आ बड़े रहे हैं, बाप के बेटे हैं, तो अलबेला साहब का बेटा क्यों नहीं? मैं क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट में बड़ा अपना सिर सुर खपा चुका था बहुत ज़्यादा, अंडर 16 भी खेल चुका था माशाल्लाह। और वो यकदम ऐसा हुआ कि जो यानी कि घबराहट से भरपूर शख्स, एकदम उसकी सोच चेंज हुई और कैमरे पे आया। तो फिर कैमरा और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे को 20 साल हो गए काम करते हुए और 15 साल एक ऐसे जॉनरा में काम करते हुए, टॉक शो जो है। अच्छा, नाम के साथ हनी के साथ अलबेला क्यों लगाया? क्या आपको लगता था इससे आसानी पैदा होगी? क्योंकि आई कैन गारंटी इससे आपके लिए मुश्किलात ही पैदा हुई होंगी क्योंकि हर बंदे ने कंपेयर करना है। नाम इसलिए लगाया अलबेला जी ते इंज कर दे सी। हाँ बिल्कुल, ए ते इंज कर दिया। नाम मैंने इसलिए लगाया साहब क्योंकि मेरा अलबेला साहब पे पूरा हक है और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले मेरा नाम उन्होंने सजेस्ट किया था। 2-3 नाम थे। अब्बू ने सजेस्ट किया? अब्बू ने, ठीक है जी। मेरा रियल नेम हुसैन रज़ा है। तो खूबसूरत नाम। हाँ जी। तो वो प्यार से बचपन में हनिया नहीं कहते थे सारे, तो हूँ ना जोड़ रहे ने कि यार कि मैं भी सोच रहा की रखा और कहते यार कहते हनी ते तू है ही ते अलबेला हो जा पुत्र होए। अच्छा, अब्बू ने फिर नाम जी 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 वो उन्होंने रखा। हाँ जी, उन्होंने रखा। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी दुआएं जिन ये देखें इनकी इतनी खूबसूरत सी बाप बेटे की तस्वीर है और दिस इज माय फेवरेट पिक्चर ऑफ यू गाइस। दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट पिक्चर ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। तो जब माँ बाप दिल से तो दुआ देते ही हैं, औलाद पावे जिस तरह निकम्मी होवे नलायक हो। अच्छा, मुझे पता है एज अ मदर, अगर मेरे बच्चे, खैर लेजेंड क्या, मैं तो उसके करीब भी नहीं पहुंचती, बट बात ये कि अब 16-17 साल काम कर लिया इस फील्ड में, अगर मेरे बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मेरा तो साह रुक जाएगा। आपके बच्चे अब आना चाहे आपका भी साह रुकेगा कि उन साड़ी बिस्ती ना करा दें। असल में देखिए घर की हद तक तो हर किसी का बच्चा ठीक होता है, बाहर जाके क्या करेगा हमें क्या पता। मुझे अहमद नवाज को देखें, मुझे जो एक अब्बू से एक शॉर्ट और बड़ा एक मुस्तरद सा रास्ता मिला वो था स्ट्रगल। मैं उस वक्त भी उन्होंने ही आपको रेकमेंड किया कि तुसी रख लो, तुसी रख। मैं स्पोर्ट्स कार्स घर ड्रॉप करके, उस वक्त भी मेरे पास, मैं 12-13 साल का था जब से मेरे पास अपनी स्पोर्ट्स कार थी उस वक्त। तो जब मैंने इस शौक का इजहार किया मेरे को वो गड्डी खोली गई। नहीं, पर उस उम्र पे गाड़ी अपनी थी तो लाइसेंस की कहानी सी, वो तो इन्ना चेक नहीं सुनता। मैं सदके जाना। हमारा आज से 20-25 साल पहले वाला जो एक दौर था वो बड़ा सिंपल सा सादा सा दौर था,
ठीक है जी। ट्रैफिक पुलिस वाले भी स्पोर्ट्स भाग कार में हमारा बच्चा निकला हुआ तो कह रहे पुत्र जरा 2 दर्जन अंडे थे 2 लीटर दूध चुक के ले आएंगे। अच्छा, ड्राइव की ये पोजीशन थी कि मैं अब्बू जो है ना वो को खुद ड्राइव करते थे ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚ ਉਸ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀ कोई तू रेस नहीं लगा रहा, कोई तू आगे नहीं लंघ रहा यानी कि अब्बू के बहुत क्लोज। जी बहुत ज़्यादा, बहुत। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ना इस वक्त याद आ रहे हैं अपने आरिफ लोहार साहब, क्योंकि उनका भी इसी तरह का अपने अब्बू से ताल्लुक था। बिल्कुल ऐसे हर वक्त वो उनको साथ रखते थे। और वो जो उनका अक्स और उनका जितना टाइम था वो मेरे ख्याल मेरी रियाजत थी उस वक्त। मैंने उनको देखा ही बहुत है। वो घर होते थे तो मैं उनकी तरफ देखता रहता था। हम इकट्ठे होते थे स्टूडियो, मैं यानी कि स्कूल तो फुटा खाना होना था सिर्फ उनके साथ जाने के लिए। मुंडे ने कोई सीधा काम नहीं किया। मुंडे ने कोई सीधा काम नहीं किया। और बिलीव मी, आप यकीन करें कि अब जब मुझे लोग मिलते हैं, मुझे देखते हैं तो मैंने एक जो है कहते ना कि यार तू माशाल्लाह जिन्ना तू काम कर रहे हैं, हमें तेरे प्यो की झलक नज़र आती है तो सानू बड़ी खुशी होती, सन ठंड पै जाती। वहीं पे सारा आपका जी, काम का आपको मिल जाता है, रिजल्ट आपकी तकलीफें जो आपने काटी है ना, क्योंकि जो आपने बात की ना कि इतना बड़े बाप का एक नाम और उसको साथ लेके चलना। ये मेरा पहले सवाल का जवाब दे। और सर मैं ये फिर अहमद आपसे भी पूछना चाहूँगी, बिकॉज योर फादर अ लेजेंड, योर फादर माशाल्लाह इज़ अ लिविंग लेजेंड ना, जितना उन्होंने काम किया और उनको जितनी इज्जत मिलती है। आई वांट टू नो कि उनके बेटे होना मुश्किल था मीडिया में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। और बस वो कुछ ऐसी बातें हैं जो ना अहमद बताएगा तो ना मैं बताऊंगा कभी, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बार कंपैरिजन नहीं होता? बड़ा मुश्किल हो जाता, हर बार होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका स्टाइल अल्लाह का शुक्र, अलबेला जी वाला स्टाइल नहीं है। जी बिल्कुल, सिर्फ नाम अटैच्ड है। आपने अपनी रिस्पेक्ट एज एन एक्टर, एज अ कॉमेडियन इंडिपेंडेंट बनाई है। बस ये अल्लाह का को खास कर मैं परवरदिगार, वरना कसर रह नहीं सी गई। बड़ी दफ़ा दिल बर्दाश्त होकर बैरून मुल्क सेटल होने की मैंने कोशिश की। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2006-07 की, जब मैंने कहा यार समझ नहीं आ रही क्या है ये नॉनसेंस, इतना कुछ करना चाह रहा हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका वक्त बदलता है, जब वो वक्त का पहिया आता है और आप अपनी उस पोजीशन पे आते हैं, तो उसमें फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह एज एन एक्टर, एज एन कॉमेडियन के अलावा मैं एज एन प्रोड्यूसर, एज एन, क्योंकि पता है कॉमेडियन एक एक्टर ही होता है। जी, लेकिन जी, जी, मसला ये है कि आपको अलहदा से कहना पड़ता है यहाँ पे, वरना ये सोचते हैं कि इनको कॉमेडी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आप इनको कभी सीरियस रोल में देखें, आप हक्का बक्का रह जाएंगे। बिल्कुल। बस असल में वो लोगों ने ना कुछ छाप की मोहरें अपने पर रखी हुई हैं कि एनो यही कराओ, एनो यही कराओ। आपने देखा हीरो भी जो है ड्रामे में वो हीरो ही है। उसने कभी नेगेटिव कैरेक्टर कर दिया तो लोग उसको गालियां निकालते हैं कि ए तुसी की कीता है। हम खुद ही देखें, एक्टर का मतलब ही वर्सेटाइल है। बिल्कुल ऐसे। वो हर रूप में अपने आप को जो है वो कन्वर्ट कर देता है। टफ टाइम कितना मिला? बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिला। और ख़ास तौर पे जब मैंने अपने काम का आगाज़ किया था, अब्बा ने मुझे स्पेशली बैठ के ये बात समझाई थी कि बेटा आपको पता है कि मैंने 45 साल इस फील्ड को दिए हैं, तो आपने खुद इस चीज़ को ज़रा सोचना है कि मैंने कितनी स्ट्रगल की होगी और मैंने कितने दिक्कत खाए होंगे। तो ज़ाहिर बात है हम पे एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है हनी भाई, क्योंकि जो वालिद साहब अभी भी काम कर रहे हैं और वो बड़े एक लेवल पे कर रहे हैं, हम उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनसे हट के अगर हम लोग कोई काम करेंगे अच्छा, क्योंकि एग्जैक्टली अहमद देखो, तो आप मेरे छोटे भाई हो, मेरे बच्चों की तरह, और मेरा आपसे बहुत लाड है, लेकिन आपका भी स्ट्रगल पीरियड है। बिल्कुल। हनी अलबेला हैज अराइव्ड, बिल्कुल बिल्कुल, ही अराइव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट वही वाली बात है, उनका स्ट्रगल का पीरियड मुख्तलिफ था। अभी आप उस स्टेज में हो जिससे बिल्कुल पहले आप, अब देखो माशाल्लाह आप कितना काम कर रहे हो। लेकिन जुगन जी आप देखिए, मुझे 11 साल हो गए हैं इस फील्ड में अभी, लेकिन इस जगह पे पहुंचने के लिए लोगों को बड़ा तवील टाइम चाहिए, जहाँ पे मैं अभी भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और वालिद साहब ने कभी मुझे भी नहीं कहा कि यार किसी को कहा कि इसको बुलाओ किसी शो में या इधर करो या उधर करो, मैंने खुद अपनी स्ट्रगल की। मैंने इनके अब्बू से एक दिन कहा, मैंने कहा नवाज भाई मुझे बताएं कि आप उसको थोड़ा सा तो उसको पुश किया करें। कहता है जिस दिन मैंने एक फ़ोन भी घुमा दिया ना इसके लिए, इसका करियर बर्बाद हो जाना है और इसके अंदर एक वो वाली चीज़ आ जानी है कि मैं को बड़ी चीज़ हूँ। कहता है जो करना है खुद करे। एतमाद बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं जब मुझे याद है जब मुझसे आसाइशें छीन ली गई, ठीक है, तो मैं क्या जी है कहते पुत्र स्ट्रगल कर,
ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ऐसी ਗੱਲ है वे तो ਤੈਨੂੰ मिल जाएगी। अपनी करके फिर जब मैंने अपनी ज़ाती पैसों की अपनी गाड़ी ली, ठीक है जी, उस वक्त मेरे माँ बाप नहीं थे। फिर पता चला कि कितने कितने की गाड़ी खरीदते हैं जी, तो जी। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ मैं अपने बिल्कुल नाल दी सीट ते मैं देखदा रहा, मैं क्या इत्थे मेरी वालदा या मेरे वालिद साहब वगैरह आज बैठे हुए वाह 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 वाह। तो वो सारे रास्ते मेरी कितना खुश होते ओह हो कितना खुश तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम से मैंने प्रोडक्शन हाउस बनाया, माशाल्लाह। इधर पाकिस्तान में भी, यूके में भी, और हम इंशाअल्लाह बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मैं असल में ना कुछ ज़्यादा इधर उधर आपको नज़र नहीं आता हूँगा, बड़ा कम अपना काम कर रहा हूँ। किसी हर शो में नहीं जाता, हर शो में नहीं जाते खासकर अवार्ड शोज तो मैं नहीं जाता। हाँ, बिकॉज मतलब बुलाना है और फिर आगे से मतलब एक्चुअली ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से पहले सायरा जी आपका सॉन्ग सुनेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कॉमेडियंस को हीरो वाली रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती। मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर की जाती है। वो हर जगह आपने बुलाना है, एंजॉय करना है, लेकिन उनसे जो गुफ्तगू का अंदाज होता है लोगों का कि जैसे वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। और मतलब देखिए, हीरो अगर फिल्म का है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की रिगार्ड मिल रही होती है, हीरोइन है उसको डिफरेंट रिगार्ड है। कॉमेडियन जो पूरी फिल्म को लेके चल रहा है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मैं इस चीज़ पे जानना चाहती हूँ कि क्या हम लोगों का ये मेंटल प्रॉब्लम है, ये कोई हैंग अप है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। सायरा जी, ओवर टू यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सायरा का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग हमने सुना ब्रेक से पहले, तो अहमद नवाज को कुछ बहुत ज़ोर से होना शुरू हो गया कि मैंने भी एक गाना सुनाना है। मैं कहा भाई तेरी मेहरबानी, शो के एंड में सुना दे ना, अच्छा हुआ तो हम कुछ और कर देंगे उसके साथ। मैंने कहा ख़राब ना, ठीक हो गया ना। अहमद कोई बात नहीं, मच्छी की खुशबू आ रही है। मुझे पता है मच्छी की खुशबू आ रही है, ज़रा मच्छी की तरफ भी हम रुजू करते हैं। मिस मच्छी मेकर, हाउ इज़ द मच्छी? तैयार है। हाथ लगा रहे हैं। प्लीज़ 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 हेल्दी चीज़ों का इंतखाब करें। जहाँ पे आप बिरयानियाँ और पुलाव बनाते हैं दूसरे मीट्स के साथ, फ़िश का भी इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। लुक्स ग्रेट, लुक्स Thank डिलीशियस। you. सबके मुंह में पानी आ गया, इसकी तरफ हम शो के बाद जाएंगे। हनी जी, जनाब सख्त सी बात ब्रेक से पहले की, मुझे पता है आपके जो फैंस हैं वो घूम कर कहेंगे क्या मतलब, हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हनी जी की। करते हैं, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल हुमायूं सईद को अप्रोच करना है तो अस्सलाम वालेकुम सर सेल्फी, हनी जी को अप्रोच करना है ओ हनी भाई इधर इधर हमने सर सेल्फी, यही होता है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। मॉर्निंग शो होस्ट के साथ भी पूरी दुनिया में हमें एक डिफरेंट किस्म की रिस्पेक्ट मिलती है ब्रेकफास्ट शो होस्ट को, लेकिन हम अगर कोई गलती से सौदा खरीद रहे हैं जाके, वो जो मैंने अब 10 साल से नहीं खरीदा क्योंकि हर बार एक ही चीज़ होती है, ओ मेरी बात सुनो जुगन इधर, एंड आई एम लाइक भाई मेरे घर वाले भी मुझसे ज़रा प्यार से आप जनाब से बात करते हैं। इट्स ट्रू, और मैं इसलिए ये एडमिट कर रही हूँ कि हनी जी मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ तो ये बताना ज़रूरी है कि एंकर्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। लेकिन ये क्यों होता है? ये चंद लोग हैं, सारे नहीं हैं, चंद लोग हैं। और हमारे जो हमारे ही हल्का अहबाब में है ना, वो इसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तकसीम की हुई है, A B C D कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जी ये A में है, ये वो B में है, वो C में। खुद से ही ये अवामी राय नहीं है। आप इंटरनेशनली बाहर गई हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाता रहा हूँ, जा रहा हूँ। अभी आप मतलब 3 फिल्में माशाल्लाह, अब मैंने उस पर भी बात करनी है और आपने ये नहीं कहना कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। बेसिक कॉमेडियन जो है या होस्ट जो है या मॉर्निंग शो होस्ट जो है, मेल फीमेल, ये बड़े एनर्जेटिक लोग। बट हमें घर की मुर्गी क्यों समझते हैं? नहीं वो उनकी अपनी एक हाउस चिकन लाइक लेंटल सूप। मैं ट्रांसलेशन बहुत चल रही थी, अब वो 10 साल से यूज कर रही हूँ उसको। आप लोगों की तरह तो नहीं ना कि हर बार कोई नई आमद हो जाए। हाँ जी, इसमें मेरा ख्याल है कि वो जो अपना काम कर रहे हैं, उनको जो सोच उनकी, उनको सोचने दें, हमें अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं हनी भाई के साथ एक बात शेयर करूंगा। ये 2 कर ले आपको माशाल्लाह उस हिसाब में अपने हिसाब से कीजिएगा। बेसिकली ना लोग हमें डिग्रेड करते हैं, नहीं, करने नहीं। की कोशिश करते हैं कि लोगों की नजरों में। असल में नहीं, मैं बताती हूँ ये नहीं होता। I'll tell you what it is। लोगों को लगता है कि टीवी पे भी मजाक करते हैं ना, हम इनको अगर छेड़ेंगे बस ये तो इनको अच्छा लगेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, ज्यादातर कॉमेडियंस एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी बड़ी सीरियस होती है। Exactly। और अगर आप उनसे प्यार से, अब हनी जी से हम आराम से अभी गप लगा रहे हैं, रिलैक्स तरीके से बात कर रहे हैं, उनके करियर की बात करें, मैं इनको यहाँ पे बुलाऊं, अच्छा जी आपने फलां में जो एक्टिंग की थी वो करके दिखाएं, ऑफेंड हो जाएंगे। आप कभी किसी हीरो को या किसी हीरोइन को बुला के कहते हैं उस ड्रामे की एक्टिंग करके दिखाएं, आप जरूरत नहीं करते।
सो पॉइंट ये है कि हमारे कॉमेडियंस, मेरा तो पहला शो जो था वो कॉमेडी शो ही था। बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक प्राइवेट चैनल पे कॉमेडी शो था जिसमें हम लोग मतलब हंसाते थे और मैं सब कॉमेडियंस के साथ थी और मैं वाहिद नॉन कॉमेडियन थी और मैंने ज़िंदगी में कभी इतने अच्छे लोग नहीं देखे। अच्छा, पिछले दिनों ना मैं एक वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगा अमित के सामने। मैं एक छोटी सी मीटिंग थी तो मैं जा रहा, तो मैंने ना एक सड़क क्रॉस कर रहा था, कोई गाड़ी दूसरी साइड पे थी, तो मैंने ना उसको क्रॉस करा, तो मैं इधर उधर दाएं बाएं देख के ना, अच्छा मैंने देखा तो एक लड़का ना बड़ा यानी कि अजीबो गरीब सी उसकी हालत, तो मोबाइल उन्हें हथ फड़ा इंज कर रहे तो मैं और सेल्फी आई सी। हाँ, वो सड़क बामुश्किल असी दो मैंने हाथ फड़ कर उसके, सर मैं क्या जी सेल्फी, मैं क्या ज़रूर आपने तो एक ली, फिर 2 सेल्फियाँ, फिर 3, लगा के जैसे अपने वलीमे पे आ गए। हाँ, चौथी ट्राई करना, मैं क्या यार डबल 1 डबल 2 एनी फोटो आती मेरी बीवी दे नाल। डबल 1 डबल 2 मैं अक्सर ये कहती हूँ जब लोग कहते हैं ना मैडम एक और फोटो, मैं कहती हूँ भाई ये ए देखो मेरी सबसे ज्यादा तस्वीरें अपने मियाँ के साथ होनी चाहिए, आपके साथ नहीं। यू नो ये सोचने की बात है। लेकिन वो हर तरह के फैंस हैं, लेकिन हमें अल्लाह पाक ने कोई स्पेशल ऑडियंस दी है। देखिए पुराने वाला जो टूटा भज्जा फैन जो शी 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 करके चलता है वो वाला नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं वो होना है तो फिर मॉडर्न डे फैन होना जो ऑटोमेटिक चलता हो। लेकिन फैन आपने बात की ना कि हीरो के साथ कहते हैं सर एक्सक्यूज मी, अगर एक हाँ उसे खुद भी हीरो बन जाते नहीं, हैं। वो हर तरह, अगर उस तरह का फैन हमें मिलता है ना तो उनको भी मिलता है जरा मोटे तरह का सेल्फी दे लो। और बाय द वे फर्क ये है कि आपकी सिक्योरिटी की टीम कभी भी उस बच्चे को या बच्ची को जलील करके नहीं साइड पे करेंगे। हीरो हीरोइंस के साथ अगर कोई इस तरह आ जाए तो कुछ 36 लोग पड़ जाते हैं परे करने के लिए, क्योंकि इनकी इंस्ट्रक्शन होती है कि नहीं ये हैं तो हम हैं। अच्छा, इसमें मैं अपना जुगन जी, मैं एक बात आप से शेयर करूँगा। बाहर मैं अब अपना रिसेंटली एक और मूवी करके आया हूँ। नहीं एक और नहीं, रुक जाएं, 3 की हैं आप। हाँ, मैं वहाँ की ऑडियंस के बारे में बताता हूँ, हैं वो भी हमारे ही हैं। मैंने फर्क जानना है दोनों जगह पे काम करने का। आप इंग्लैंड में काम करके हाँ जी, आए हाँ जी, 3 हाय मुझे भी मेरा 10 साल का मल्टीपल वीजा लगा हुआ है। अच्छा? एवी मैंने तुसी ले जांदे वेखन आस्ते, क्योंकि वो तो वर्क परमिट वाला मामला होता है ना। मैं मुझे एवी नहीं तुसी ले सर, जांदे, आपने हुक्म करा, हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है। मैं सदके जाऊं आपके। आपको मुझे भी ले जाएगा, मैं सामान उठा दूँ। नहीं तुम चुप कर जाओ बेटा, मैंने अभी हमारी फिल्म निकलने वाली है दोनों की, ठीक है, पंजाबी हाँ जी, कॉमेडी। मुझे आपको बहुत बहुत मुबारक। अनी जी मेरी बात सुने, उसमें भी इसने अपने आप को टोंग लिया क्योंकि मैंने गलती से डायरेक्टर को कह दिया कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, ही इज लाइक हिज फादर, तो उन्होंने कहा कि एनू रखना है, ऐसे प्यो नु भी रखना है, और फिर आप देखेंगे इन दोनों के रोल क्या है। ये बाप बेटा नहीं है उसमें। मैंने उसका हल्का पुल्का वो देखा, उसकी स्टोरी का भी थोड़ा आइडिया मेरे से डिस्कस हो चुका था वो, तो मैं आपको पेश की उस फिल्म क्योंकि आपको भी ऑफर हुई थी। हाँ, लेकिन मैं कुछ वजूहात की बिना पे नहीं आप तो बहुत बड़े स्टार हैं सर। नहीं सर अब हम ये तो कर सकते हैं। नहीं, जी हम- बताइए सर। तो वहाँ भी हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी मिलते हैं, फैमिलीज मिलती हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए गया है, वो वहाँ काम कर रहा है, लेकिन उनका जो तरीक़ेकार है वो वहाँ के मुल्कों की तरह सर काम के मयार का बताएं मुझे। सर माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंड। मैं कहता हूँ कि वहाँ जाके वहाँ काम करके आपको पता चलता है कि यार आप कौन हैं, आप क्या हैं, ठीक है जी। और उनकी बिहेवियर, उनके काम करने के तरीके, उनका आपके लिए एक डिफरेंट सा प्रोटोकॉल। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इतना काम नहीं करता और मैं कम नजर आता हूँ? सर 3 फिल्में जाके कर रहे हैं, लोग सारी जिंदगी में 3 फिल्में नहीं करते, आप अभी इतने से स्पेल में जाके कर रहे हैं। बस वो अल्लाह का ये खास करम है। मैं तो आप पाकिस्तान पे नहीं फोकस करना काम? पाकिस्तान में अपनी फिल्म ये की शुरू करो। हमारे असल में होता ये है कि जब मैं उस चीज़ का ख़्वाह था, हीरो की तरफ गामजन था, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंटेड चीज़ें, लोगों को देखा, वही लोग जो है शहज़ादा आया, वो उनके मुंह फेरना और उनका अजीब किस्म का वो सारा वो, फिर क्योंकि मुझे इस चीज़ की उम्मीद थी कि मैं जिस मिशन को लेके जा रहा हूँ आगे, मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो रही है अल्लाह पाक की तरफ से, मेरे लिए रास्ते आसान हो रहे हैं। असल में यहाँ पे लोग अलबेला वाले टाइटल से ही नहीं निकल पाए ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाहर के मुल्क में उन्होंने हनी अलबेला का टैलेंट एज हनी अलबेला देखा, और इसीलिए वहाँ पे इनको इनके फादर से इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे वो अलबेला जी को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बात ये कि अलबेला जी एक ही थे क्या बात। और एक ही रहेंगे।
अच्छा, इसमें अब मैं- हनी अलबेला जो है वो अपना नाम बनाएगा। इस पे मैं उनको बड़ी मोहब्बत से सलाम पेश करना चाहूँगा। 2 शख्सियात मेरी लाइफ में ऐसी हैं कि जिन्होंने मुझ में से कॉमेडियन के अलावा और बहुत कुछ देखा एक्टर निकाला जी। आपका। उनमें इरफान खूसर साहब, ओ अल्लाह अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन परवरदिगार, आमीन आमीन। और सरमद भाई, सरमद खूसर, 2 फिनोमिनल ह्यूमन बीइंग्स। वो देखे ना, बड़े बाप का बड़ा बेटा, अल्लाह। और इसीलिए वो आपको भी अंडरस्टैंड जी, कर पाए बिल्कुल। क्योंकि आप बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। मैंने उनके साथ काम किया, उन्होंने मुझसे आज तक जो भी कुछ करवाया वो इतना डिफरेंट। और मुझे क्या है कि इरफान साहब कहते थे कि ओए ए तू करना ही, और तू बहुत अच्छा करेगा। फिर एक दिन मैं मेरा टीवी पे ड्रामा देखा इरफान खूसर साहब ने, तो मैं शो की रिकॉर्डिंग में था, तो मुझे टेलीफोन आया। मुझे कहते हेलो, मैं गई अस्सलाम वालेकुम सर। ओए वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं गई शुक्र अल्लाह। कितने है तू? मैं गई जी रिकॉर्डिंग पे। कहते अच्छा यार वो राती तेरा एक ड्रामा देखा सी, वो थोड़ी देर देखा, फिर मैं सारा देखा, मेरे को वो हटाया नहीं गया। तेरी एडी अच्छी परफॉर्मेंस माशाल्लाह। और मुझे उस दिन के बाद इस बात का यकीन हो गया कि मुझे वो जो ऑस्कर मिलना था वो मिल चुका। यही तो ऑस्कर है, इसीलिए तो जिन्होंने बात की कि मुझे अवार्ड्स पे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे इनकी इसलिए ये बात अच्छी लगती है क्योंकि हनी अलबेला की हमेशा से एक थियरी रही है, अवार्ड मेरे लिए वो है जो मेरे फैंस और मेरे सीनियर्स मुझे देंगे ये कह के काम अच्छा था या हम नजर नहीं हटा पाए। अच्छा सर जी, फाइनली फिल्में कब आ रही हैं? सर इंशाअल्लाह नए साल के नए आगाज पे इंशाअल्लाह ताला डबिंग शबिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि बस अब उसकी पोस्ट की हाइप जी जी, अब इंशाअल्लाह रिलीजिंग। और मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन वो बिल्कुल एक यानी कि कॉमेडी उसमें हम लोगों ने ना ज़बरदस्ती नहीं की। हाँ जी, वो कॉमेडी हुई है, सिचुएशन इस तरह की हैं, कैरेक्टर्स सबसे मजे की एक्चुअली सिचुएशनल कॉमेडी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जिस तरह यहाँ से मैं यानी कि पाकिस्तान से इस तरफ मैं था अकेला, और बाकी दूसरी इंटरनेशनल आर्टिस्ट जितने भी थे। सो इट इज़ गोइंग टू, दीज आर गोइंग टू बी फिनोमिनल इंटरनेशनल फिल्म्स। व्यूअर्स ज़रूर आपने जाके देखने, और इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे भी ऑन मॉर्निंग एट होम पे कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और मेरा पर्सनल जो सोशल मीडिया है वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, इसके लिए नहीं है, जबकि ये हर वक्त मुझे टैग कर रहा होता है। सायरा आपके लिए है, थैंक यू। और मेरी शेफ़ के लिए है, सिर्फ अहमद नवाज के लिए नहीं, बल्कि इसे वो काम करा लेते हैं जितना ये जोगा है। एक्टर भी अच्छा है, एक्टर भी अच्छा है, मल्टी मानती हूँ। टैलेंट। भाई मैंने रेकमेंड किया है कोई 10 जगह मैंने किया, बिकॉज आई इसको ये अभी वो जो कहते हैं ना, बस ही हैज टू लैंड। बिल्कुल ऐसे। फिर मेरी ये बात याद रखिएगा व्यूअर्स, ये क्लिप तुमने चलानी है फिर आगे जाके कि ये माजी ने मुझे कहा था। अच्छा मुझे मामा बुलाता है, ओए माशाल्लाह। हरकतें देखे ना इसकी जरा, बट जी मैं तेरी अम्मी। लेकिन इतना ये अहमद मेरा छोटे भाइयों की तरह, ये इस तरह के जितने भी यंगस्टर माशाल्लाह आगे आ रहे हैं, इनका रास्ता कोई रोक ही नहीं सकता। ये इतने बाअदब हैं, ये इतने क्यूट है, और अपने काम से और अपनी मेहनत से ये भागने सर वाले आपने नहीं इसको हैं। क्यूट क्यों कहा है? बर्दाश्त नहीं अब ये 10 पोस्ट सायरा लगाएगा अपनी क्यूटनेस पे, सर हम पे तरस खा और रहे हैं, यही आप इसको वाला नहीं क्लिप फॉलो उठा के करते, हम लगाएगा। इसे फॉलो करते हैं। यही वाला क्लिप उठा के सॉरी लगाएगा। अहमद, मैं अपना क्यूट हुआ। सर अच्छा भला हमारा अच्छा भला आपका प्रोफाइल इंटरव्यू होना था, आपने प्रोफाइल ही अपनी खराब कर दी। सर ब्लेस यू, Thank you. सो मच रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू। अल्लाह आपको मजीद और कामयाबी Thank दे, you, sir. बहुत शुक्रिया। और गारंटीड अलबेला जी आपको बड़ी मोहब्बत और प्यार से इस वक्त देख रहे होंगे और कह रहे होंगे मेरे बेटे ने मुझे सुर्खरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। Thank you. अहमद नवाज आ जाएं जिंदगी आपकी में बात कोई रह काम- गई थी, कुछ आप कहने लगी थी। नहीं, मैं आपकी बुराई करना चाह रही थी, फिर मैंने रोक लिया क्योंकि बुराई से मुंह फेर लेना चाहिए या मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, इट वाज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू हैव द ग्रेट हनी अलबेला विद अस, माय ब्रिलियंट प्यारी सी सायरा विद अस। हमारी शेफ भी बहुत अच्छी हैं, और हाँ अहमद नवाज गाना सुनो।